नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत इजरायल संबंधों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी 2026 को 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा भारत इजरायल रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। खासकर रक्षा संबंधों के नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी एशिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक षष्ठभुज गठबंधन की अपनी परिकल्पना के बारे में बात की, जिसमें भारत भी शामिल होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान रक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिससे भारत इजरायल साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हो सकते हैं, किन मुद्दों पर बात हो सकती है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। नमस्कार नमस्कार। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर श्री राम सुंदर चौलिया जी, जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं। श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। लेकिन शुरुआत वीरेंद्र जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा का है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूसरी यात्रा है। तो पिछले कई सालों से मैं समझता हूं कि करीब 25, 26, 27 सालों से इजराइल से इंडिया के संबंध बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मैंने 92 में इंडियन एम्बेसी खोली थी इजराइल में, और तब से जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया का रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है। वजह क्या है? एक तो हम बैलेंस चाहते हैं और रिलेशनशिप को आइडियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स में ना बांध के हम प्रैग्मेटिक तरीके से देखना चाहते हैं कि हमारे इसमें क्या फायदा हो रहा है। और इजराइल जो है पिछले कई सालों में हमारा एक रिलायबल पार्टनर करके उभरा है, पर्टिकुलरली डिफेंस में। फिर आप ये देखें मनोज जी कि आज की जो लड़ाई वॉरफेयर है जी, उसमें उस तरीके बदल गए हैं। आजकल मिसाइल डिफेंस पे और हमारी मिसाइल लॉन्च की क्या कैपेबिलिटीज हैं, ड्रोन्स के अगेंस्ट हमारा डिफेंस क्या है, ये बहुत अहम चीज हो गई है। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भी हमको हुआ पता चला, जो इजराइल के साथ ईरान के और गाजा में। तो इन चीजों के लिए आपको अपने मिसाइल डिफेंस की स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और उसमें जो है मेरा ख्याल है सबसे समक्ष जो पार्टनर आपके सामने नजर आता है वो इजराइल है। तो हमारे लिए एक बहुत अहम चीज है कि इंडिया की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, और उसमें किस तरह से हम इजराइल से साझेदारी करने से तरक्की कर सकते हैं, वहां से टेक्नोलॉजी मिल सकती है, और जो चीजें हमको जरूरत है, जो इक्विपमेंट हमको जरूरत है, वो हम इंडिया में ही कैसे मैन्युफैक्चर करें। उसके अलावा भी इजराइल एक हमारा डिफेंस पार्टनर जो है करके एमर्ज किया है, एक सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है और रिलायबल डिफेंस पार्टनर है। हमको जब भी पिछले कुछ सालों में कभी जरूरत पड़ी तो बाकी कंट्रीज से सामान बाद में आया, इजराइल से सामान और गारंटी और अश्योरेंस पहले आई। तो ये चीज हमको देखना है। लेकिन खास बात यह है कि मोदी जी ने हमारा जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है पैलेस्टाइन पे, उसको नहीं छोड़ा है जी। और हम सब कंट्रीज को ये बताते हैं, चाहे इजराइल को है, चाहे अमेरिका से हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन अमेरिका जब हम पर दबाव डालता है कि आप रशिया का हाथ छोड़ दीजिए, तो हम कहते हैं नहीं, रशिया भी हमारे साथ है। आज की तारीख में हर कंट्री को, और इंडिया इसको बिल्कुल अमल कर रहा है,
हर कंट्री से हमको अपने रिलेशनशिप बेहतर रखने जी हैं और हर कंट्री को से ऑप्टिमाइज करना है, वहां से हम क्या चीज जी निकाल सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बड़ी खास चीज है। जी बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र जी, कई पहलू हैं, कई समझौते हैं, उन पे भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा आपसे। लेकिन डॉक्टर श्रीराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाए और इजराइल के प्रधानमंत्री की जाए, दोनों का जो व्यक्तिगत अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है और जिगरी यार कहकर संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस पर्सनल जो रिलेशंस है दोस्ती का, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, दोनों ही दीर्घकालीन राजनेता हैं, दोनों देशों के नेता। तो एक तरह से कई वर्षों से मित्रता इनकी बढ़ती आई है। और एक चीज, खासकर नेतन्याहू को मोदी इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मोदी ने जो लाल लकीर हमने अपने घरेलू राजनीति के कारण खींच रखी थी कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के जमीन पर कदम नहीं रखेंगे, इसे 2017 में मोदी जी ने नकारा और उन्होंने इतिहास रचा। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री खुलेआम जाकर गले मिल रहे हैं नेतन्याहू से। और इजराइल के साथ जो भी संबंध हमारे पहले से सामरिक तौर पर चल रहे थे, उन्हें बाहर लाकर और भी प्रगाढ़ उन्होंने बनाया है। तो मोदी के प्रति नेतन्याहू आभारी इसलिए हैं क्योंकि एक मुहिम चली थी कि इजराइल को किसी तरह दरकिनार किया जाए, बॉयकॉट किया जाए, इजराइल को एक मुजरिम के तौर पर पेश किया जाए विश्व में। तो भारत ने कभी भी इसको स्वीकारा नहीं है और इसलिए मोदी को बहुत मानते हैं नेतन्याहू। और इसलिए जो अभी गुप्ता जी ने कहा, बहुत सारे रक्षा क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी हो, बहुत सारी जो एडवांस्ड फील्ड्स हैं, उसमें इजराइल हमारा जोड़ीदार इसलिए भी है क्योंकि मोदी को बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि इन्होंने जो कहा है उस पर खरे उतरे हैं। और हमने कभी अब भारत में एक प्रकार के बाई पार्टीजन कंसेंसस जो हम कहते हैं, अब सभी पक्ष राजनीति में हो, समाज में हो, अब मान चुके हैं कि इजराइल के साथ जो हमारी दोस्ती है वो भारत के राष्ट्रीय हितों में और बहुत ही हमारे लिए लाभदायी है। तो ये जो पूरा परिवर्तन हुआ है, उसके कारण मेरे ख्याल से ये जो पर्सनल केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं जी उसके पीछे ठोस बदलाव है। भारत का जो रवैया है, जो रणनीति है उस क्षेत्र में और खासकर इजराइल की तरफ, तो हमारा आज जो रणनीतिक साझेदारों में टॉप 7 जो राजनीतिक रणनीतिक साझेदार है, उसमें से इजराइल को मैं एक मानता हूं। मेरी उस पर पुस्तक भी है फ्रेंड्स, इसमें इजराइल पर मेरी पूरी चैप्टर है। क्योंकि इजराइल को अब जो है कोई पीछे नहीं धकेल सकता, बल्कि जो शक्ति और जो सामर्थ्य इजराइल में है वो आप देख ही रहे हैं प्रदर्शन उसका। पूरे पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व में उसका बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ा है। और पिछले कुछ सालों में युद्ध भी हुए हैं, बहुत ही हानिकारक चीजें भी हुई है, लेकिन साथ साथ इजराइल ने अपने आप को एक बड़े प्रांतीय शक्ति के तौर पर पेश किया है और सिद्ध किया है। तो भारत के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे शक्तिशाली और विश्वसनीय मित्र के साथ इसी तरह दोस्ती आगे बढ़ाते लेके जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर तौर पर जो केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच और नेतन्याहू के बीच, वो अपने में एक अद्भुत है, जिसका उल्लेख खुद इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में किया है कि नरेंद्र मोदी उनके जिगरी यार हैं और भारत को इजराइल की जनता प्रेम करती है और नेतन्याहू भी भारत की जनता के प्रति सम्मान रखते हैं। और सम्मान का जो ये अवसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है इजराइल की, वो खासी महत्वपूर्ण है। एक वीरेंद्र जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के सामने आ रहा है कि अपनी कूटनीतिक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए नेतन्याहू जी ने जो संदेश दिया है, उसमें यह कहा है कि पश्चिमी एशिया के आसपास या भीतर गठबंधन की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी, उसका निर्माण किया जा सकता है या करेंगे। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसे आप कैसे देखते हैं? किस गठबंधन की बात वो कर रहे हैं? देखिए, पिछले करीब 30-35 सालों में जो मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस शुरू हुआ था 91 में जी, तो तब से इजराइल बहुत इच्छुक है कि रीजनल अपने इकोनॉमिक रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में इजराइल जुड़ जाए, क्योंकि तब तक जो है अरब कंट्रीज ने इजराइल को अलग निकाल रखा था।
और इजराइल को इससे संतोष नहीं था। जी। कुछ कंट्रीज के साथ इजराइल का संबंध था, कुछ कंट्रीज के साथ इजराइल का एक सीक्रेट रिलेशनशिप थी। तो उसके लिए बातचीत शुरू हुई और इंडिया उसके लिए हमेशा जो है समर्थक था। इंडिया का जो विजन है एक रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो मिडिल ईस्ट का रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें इजराइल एक इंपॉर्टेंट हिस्सेदार रहा है और इजराइल को इस चीज के बारे में मालूम है। तो इजराइल भी चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट का रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग बने या जिस तरह से स्ट्रक्चराइजेशन हो, उसमें इंडिया एक अहम रोल प्ले करे। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक परिकल्पना करी है कि एक षटकोण जैसे बनाया है कि बहुत सारे कंट्रीज वहां पे जुड़ें और उसमें इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट एक्सेस के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नेतन्याहू ने पब्लिकली एक इसको आउटलाइन किया अपने विजन को, जिसमें इंडिया पूरे तौर से मिडिल ईस्ट में के रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में रोल प्ले करना चाहता है और सबको साथ में लेके बढ़ना चाहता है। जी बिल्कुल, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा श्रीराम चौलिया जी ने भी कहा था कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इजराइल की यात्रा थी, दरअसल इजराइल और भारत के संबंधों को उस यात्रा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस यात्रा ने एक नई दिशा देने का काम किया। और बात चाहे आर्थिक संबंधों की हो या रक्षा संबंधों की हो, वो संबंध और मजबूत हो रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आने वाली यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्री राम जी, जो गठबंधन की बात उभर के सामने आई है और ये गठबंधन की बात स्वयं नेतन्याहू जी ने की है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे मकसद है और क्या इसका उद्देश्य है? आर्थिक तौर पर तो पहले से ही गठबंधन बन रखा है, आईमेक कॉरिडोर के नाम पर, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा। तो उस हिसाब से तो हम पूरी तरह सहमत हैं इजराइल से कि हम मिलकर ये पूरी कनेक्टिविटी बनेगी ताकि दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध और बेहतर हो, और यूरोप भी उसके अंदर पार्टनर बनना चाहता है। लेकिन एक भू राजनीतिक तौर पर शायद हम उतने सहमत ना हो इजराइल से इस विषय पर, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये सुन्नी अतिवाद और शिया अतिवाद, उग्रवाद के दोनों के खिलाफ रहेगी। और वो कह रहे हैं कि इसमें भारत भी होगा और साथ साथ मेडिटेरेनियन जो सागर है वहाँ पर उसके कुछ देशों का उन्होंने जिक्र किया है, ग्रीस, साइप्रस वगैरह। तो एक तरह की अलाइनमेंट और झुकाव तो है हमारा इन देशों के साथ। इनके साथ हम सामरिक साझेदारी भी आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रीस के साथ भी है हमारी। लेकिन शायद उनका इशारा यह है कि तुर्की, पाकिस्तान और बाकी जो हमास, हिजबुल्ला, ईरान, इन सब के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि तुर्की के साथ हमारे रिश्ते वैसे भी खराब हैं। तुर्की ने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा। तो एक तरह से हैं हमारी उनके साथ एक पक्ष तो बन ही जाता है, लेकिन हम इसी फॉर्मल अलायंसेस वगैरह ये कभी साइन नहीं करते हैं। और भारत जो है ईरान के साथ भी संबंध रखता है और भारत नहीं चाहेगा कि वहाँ पर युद्ध हो, कि अमेरिकी हमला हो ईरान पर वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो रणनीति यही रहेगी कि जहां तक मुमकिन हो आर्थिक और द्विपक्षीय संबंध जो है इजराइल के साथ मजबूत किए जाए। और खाड़ी के देशों के साथ हमारे पहले से ही अच्छे संबंध है, अमीरात और सऊदी अरब वगैरह। तो इन सब के साथ वैसे ही हमारी सामरिक साझेदारियां हैं। अगर इन सब में और भारत के सोच में आतंकवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बन सकता है तो ये हमारे लिए लाभदायी होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता हम वहाँ की जो मध्य पूर्व की जो आपसी जो अनबन और वहाँ के जो इक्वेशंस हैं उसमें हम दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी अनेक पक्षों के साथ अच्छी बनती है वहाँ पर, और किसी एक के एट द कॉस्ट ऑफ वन हम दूसरे को मुझे नहीं लगता कि नाराज करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर इजराइल और भारत के जो महत्वपूर्ण संबंध हैं वो राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर एक नई दिशा
ले सकते हैं और इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच आगामी यात्रा में, जो इजराइल में 25-26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रस्तावित यात्रा है, उसमें चर्चा के बिंदु रह सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंकवाद का, वीरेंद्र जी, और इस मुद्दे पर दोनों देशों का, दोनों नेताओं का साझा रुख एक जैसा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और इजरायल का जो अब तक का स्टैंड रहा है वैश्विक स्तर पर, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपका सवाल, उसके पहले मैं जो डॉक्टर चौलिया ने बोला जी उससे बहुत सहमत हूं। जी हमारा जो अप्रोच है कि हम एक मिडिल ईस्ट में रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इजराइल का एक सेंट्रल रोल एक्सेप्ट करते हैं और हम भी उसमें रोल प्ले करें, इसके लिए हम बहुत उत्सुक हैं। लेकिन अगर ये ग्रुपिंग ऐसी बना के किसी और कंट्री के खिलाफ अगर है, और मेरा संकेत ईरान की तरफ है खास, जी क्योंकि इजराइल की जो पॉलिसीज हैं कि समहाउ जो ग्रुपिंग में ईरान को एक्सक्लूड किया जाए, तो उसके लिए हम सहमत नहीं है और इजराइल को ये मालूम भी है। आपने आतंकवाद के बारे में पूछा, तो बिल्कुल सही है, इंडिया का आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत सख्त रुख हमने अपनाया है। इजराइल भी आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ उनको बार बार उनके ऊपर अटैक होता रहता है, तो उनका तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रुख है। और जैसे देखिए, इंडिया में भी टेररिज्म का अटैक होता रहता है, हम टेररिज्म के डेप्यूटेशंस को सहते रहे हैं, एक्सपीरियंस करते रहे। तो दोनों ही इजराइल और इंडिया टेररिज्म के मारे हुए कंट्रीज हैं, टेररिज्म से सताए हुए कंट्रीज हैं, और हम चाहते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ एक खासा स्ट्रॉन्ग गठबंधन बने, रीजनली, बायलैटरली, ग्लोबली। अब क्या है, परेशानियां हैं इसमें, लोग बाग बोलते बहुत हैं, करने के लिए तैयार नहीं होते जी। तो टेररिज्म पे हम कोशिश यही करेंगे कि एक ग्लोबल कंसेंसस हो, लेकिन मुझे उसमें बहुत उम्मीद नहीं दिखाई देती है मनोज जी। पर्सनली आई सी कि ये बातें ऐसी चलती रहेंगी, इसलिए हमको इंडिविजुअल कंट्रीज से, क्योंकि जो टेररिज्म में हमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जी। और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हमें सारे कंट्रीज में रीजनली, इजराइल भी साथ में है, तो वो सऊदी अरेबिया हमको इंटेलिजेंस कोऑपरेशन नहीं करेगा, कितना करेगा? तो इसलिए हमको, और हमने कराया हुआ है, इंडिया ने फोकस किया है लास्ट, मेरा ख्याल आप देखें 10-12 सालों में, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के खास बात पर्टिकुलरली, कि इंडिया ने बहुत कोशिश करी है। सऊदी अरेबिया से जो रिलेशनशिप आज है वो पहले कभी नहीं थी जी। इंडिया की जो यूएई के साथ रिलेशनशिप है वो कभी नहीं थी। तो एक अपनी हर रिलेशनशिप को एक टॉप लेवल पे पहुंचा दिया है, और इसमें उम्मीदें खुल जाती हैं कि हमारा सऊदी अरेबिया से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, यूएई से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, इजराइल से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो, तो ये हमारे लिए जो है वो प्रैक्टिकल तौर पे हमारे को इंटेलिजेंस और टेररिज्म एक्टिविटीज से डील करने के लिए ये सबसे अच्छा मुहैया है। जी जी। जाहिर तौर पर जो वैश्विक कूटनीतिक स्थिति इस समय है, उसमें भारत को भी बहुत संभल कर आगे कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान के साथ अमेरिका की तलखी है या इजराइल की तलखी है, लेकिन ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इजराइल के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय रिश्ते भारत के अच्छे, मैं कह सकता हूं, तमाम मुद्दों के बावजूद। श्री राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें आप भारत और इजराइल की दोस्ती को, संबंधों को आप किस मुकाम पर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ईरान, जैसा मैंने कहा कि ईरान के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं, इजराइल के साथ भी बेहतर संबंध हैं, और जो वैश्विक परिस्थितियां उभर के आ रही हैं, इस ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा, यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहना है आपका? ये देखिए, वैश्विक परिस्थितियों में सबसे पहला मैं उल्लेख करूंगा कि ये जो गाजा का युद्ध है उसमें विराम है, वो बंद हुआ है, तो इससे काफी राहत मिली है हमें, क्योंकि तब हम किसी अग्नि परीक्षा में नहीं है कि अगर हम इजराइल का पक्ष लेते हैं या उनके साथ ज्यादा सहयोग करते हैं तो पता नहीं अरब देशों में क्या क्या माना जाएगा या क्या सोचा जाएगा, क्योंकि इजराइल तो बहुत ही
जोरदार हमले कर रहा था और उसमें काफी सिविलियंस की लॉसेस वगैरह हुई हैं बहुत ज्यादा गाजा में। तो अब जो वो युद्ध लगभग समाप्त होते जा रहा है और एक नया बोर्ड ऑफ पीस बनाया हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें हम शामिल तो नहीं हुए लेकिन हम उसके विरुद्ध भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही मौका है कि द्विपक्षीय जो इजराइल और भारत के जो रणनीतिक संबंधों को और उसको परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि अभी ऐसा कोई धर्म संकट नहीं है जी। हमें, क्योंकि युद्ध बंद हो गया है। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा ये कारक ये है कि इजराइल भी चाहता है कि केवल अमेरिका के आधार पर ही वो अपनी जो विदेश नीति को वो सीमित नहीं रखना चाहता, क्योंकि अमेरिका उसका नंबर वन दोस्त है और सबसे बड़ा संधि मित्र जो हम कहते हैं अलाई, उस तरह का देश है। तो वो तो रहेगा, लेकिन साथ साथ इजराइल नहीं चाहता है कि जो उभरती शक्तियां हैं, खासतौर पे एशिया में भारत है और चीन, उससे चीन भी है लेकिन चीन से ज्यादा भारत उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत सारा हथियार खरीदते हैं इसराइल से और उनके साथ अगर कोर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं डिफेंस में। तो मुझे लगता है कि इसराइल के लिए भी लॉन्ग टर्म जो उनकी जो दूरगामी उनकी रणनीति यही है कि अमेरिका प्लस, मतलब अमेरिका के साथ साथ और भी बड़ी जो उभरती शक्ति केंद्र है उनका साथ इजराइल के लिए बहुत आवश्यक है आगे बढ़ते हुए। तो उसके जो अपने पड़ोसी हैं, कई देश हैं जो उसके साथ अब नॉर्मलाइजेशन करने लगे हैं, तो अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत। तो भारत जो है वो एक उभरती शक्ति केंद्र है। इजरायली जो राजनीतिज्ञ हैं, जी। नेतन्याहू सहित कई लोग कहते हैं कि भारत को ग्लोबल सुपर पावर कह रहे हैं, अभी से कहने लगे हैं। जी। हालांकि हम वो महाशक्ति है नहीं अभी, लेकिन बनने वाले हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इजराइल के लिए भी ये फायदे का ये सौदा है कि भारत को और भी करीब लाया जाए, ताकि आगे जाकर आर्थिक और सामरिक तौर पर उसकी जो अपनी पोजीशन है, वो कई दशकों के लिए इजराइल की अपनी जो वहां पर उपस्थिति को ही नामंजूर करने वाले बहुत लोग थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इजराइल जो है नॉर्मलाइज हो रहा है, और नॉर्मलाइज से भी आगे बढ़कर भारत का साथ अगर मिले तो एशिया में भी उसको एक तरह का दर्जा मिलेगा, एक स्टेटस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये भारत का हाथ छोड़ेंगे नहीं और ये मजबूत होती जाएगी ये दोस्ती। जी, इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इजरायल यात्रा है वो महज एक इजरायल यात्रा नहीं है। अगर इसे वैश्विक परिस्थितियों में देखते हैं तो इस यात्रा का महत्वपूर्ण संदेश है, महत्वपूर्ण माने हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, एक भूमिका निभा रहा है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ट्रेड के बारे में। भारत और इजरायल के बीच करीब 6 अरब डॉलर का कारोबार होता है। खास तौर से अगर रक्षा क्षेत्र की मैं बात करूं, कृषि की बात की जाए, जल प्रबंधन की बात की जाए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और इजरायल मिलकर काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जब हम ट्रेड की बात करते हैं दोनों देशों के बीच में? देखिए, ट्रेड में जो क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन है उसको देखना जरूरी है। डॉलर्स की फिगर्स में मत जाइए, वो ज्यादा अहम नहीं है। जी। जब हमने एम्बेसी खोली थी 92 में, तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सबसे पहला काम 2 महीने के अंदर, जब मैं पहुंचा वहां पे, तो उन्होंने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के, तो उनको भेजा इजराइल और ये बता के भेजा कि आप इजराइल का टूर करिए और देखिए कि इजराइल और इंडिया के किस चीजों में कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करी नरसिंह राव जी को बाद में, जिसमें सोलर एनर्जी का जिक्र किया, इरिगेशन का जिक्र किया, वाटर कंजर्वेशन का जिक्र किया, और एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन का जिक्र किया। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज एंड उसके बाद में जो ये टेक्नोलॉजी के, हाई टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं जिसमें कोऑपरेशन की पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन पिछले 30-32 सालों में भी कोई ऐसा खासा कोऑपरेशन डेवलप नहीं हुआ है। बातचीत बहुत हो रही है, लेकिन तो मुझे लगता है कि अगर उसको सही तरीके से आगे बढ़ा जाए तो एक बहुत ऊंचे दर्जे पर उस कोऑपरेशन को ले जाया जा सकता है, जिससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। और इंडिया एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, और देखिए हमारी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है आज, कि हमको पानी का कंजर्वेशन करना है, जिससे कि हम ड्रिंकिंग वाटर, एक अच्छा पानी अपने पूरी जनता को प्रोवाइड कर सके, बिजली प्रोवाइड कर सकें। उसमें सोलर एनर्जी का बड़ा हिस्सा है, और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो इजराइल में 30-35 साल पहले रिसर्च हुई थी, उससे साफ जाहिर है कि इजराइल ने इस एरिया में बहुत काम किया है। तो जरूरत क्या है कि इजराइल और इंडिया मिलके, और अब
खासकर ऐसी दोस्ती इस लेवल पे पहुंच गई है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे पहुंच गई है कि इजराइल को कोई हेजिटेशन नहीं है कि इंडिया के साथ मिलके इन क्रिटिकल एरियाज में, जो फ्यूचरिस्टिक एरियाज हैं, उसमें साथ में बैठ के सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए और खासकर जो डिफेंस एरियाज में भी टेक्नोलॉजी, तो ये जो इंडिया और इजराइल का जो पोटेंशियल है टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में कोऑपरेशन के लिए, सिविलियन टेक्नोलॉजीज एज वेल एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज, तो इसकी बहुत बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जी बिल्कुल। अगर डिफेंस की हम बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, तो भारत और इजराइल के बीच बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर लंबे समय से विचार हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस दिशा में दोनों देश मिलकर कोई एक महत्वपूर्ण फैसला कर सकते हैं। इस पे आगे क्या किया जा सकता है, इस पे विचार कर सकते हैं, संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण है डिफेंस का क्षेत्र दोनों देशों के लिए, लेकिन बात हम उन्नत कृषि तकनीक की करेंगे, बात हम जल प्रबंधन की करेंगे, दोनों देशों के बीच ट्रेड के जो अवसर हैं, जो मौके हैं, उनकी बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा आर्थिक भी है। श्रीराम जी, आप कैसे देखते हैं इस विषय को, इस मुद्दे को? जी, जैसे आपने कहा मनोज जी, अभी जो है ये एक बहुत व्यापक साझेदारी बन गई है। तो इसमें कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जो नॉन डिफेंस, जो हथियार और सैन्य तालमेल के अलावा या खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल के अलावा और भी नए नए क्षेत्र आ चुके हैं, जिसमें इजरायली जो तकनीकी हैं वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। भारत में हजारों हमारे जो किसान हैं वो इजरायली ये जो प्रशिक्षण केंद्र हैं भारत भर में अनेक राज्यों में, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर इरिगेशन और हाई यील्डिंग ये क्रॉप्स वगैरह, इन सब में इन्होंने बहुत महारत हासिल की है इजराइल से सीखकर। तो ये सब इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। स्टार्टअप नेशन यानी कि वहाँ पर उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उसमें बहुत ही, हालांकि चारों तरफ वो घिरा हुआ है और युद्ध में भी उलझा हुआ है बहुत सालों से, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो युवा वर्ग हैं उनमें बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो कि वर्ल्ड क्लास इनोवेशन, नवाचार में इजराइल को मात देने वाले बड़े कम देश हैं। तो उनका साथ चाहिए हमें, उनके साथ सहयोग हमारे युवाओं के लिए भी प्रेरणाप्रद हो सकता है। और यही सब मोदी जी और नेतन्याहू के बीच बातचीत भी चलती है कि कैसे हम दो समाजों को भी जोड़ सकें। आईमेक अगर शुरू हो जाता है तो हमारी उम्मीद है भारत की तरफ से बहुत सारे जो कार्मिक है, जो वर्कर्स, श्रमिक, वहां पर इजराइल में भी जाकर वहां पर हाइफा वगैरह बंदरगाह के यहाँ काम करेंगे और इजराइल की तरफ से और लोग यहाँ आएंगे। जो यहूदी समाज है भारत में, छोटी सी है, वो कई लोग वहां पर जाके बस चुके हैं और वहां पर उन्होंने नागरिकता भी ले रखी है इजराइल में। तो ये सब जो है पीपल टू पीपल, आम लोगों के लिए ये बहुत ही एक भरोसेमंद और लाभदायी सामरिक साझेदारी है जो दोनों पक्षों के लोगों के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आएगी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आगामी यात्रा है इजराइल की, वो दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी, नई दिशा प्रदान करेगी। वीरेंद्र जी, श्रीराम जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।